आदाब, आप देख रहे हैं खबरनामा और शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी सरकार तमाम स्कीमों को बर वक्त नाफिज करके मुल्क के गांवों को करेगी गुर्बत से पाक। देही तरक्की की वजारत नए साल में 10 लाख मकानात देगी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में इबादत गाहों को कानून 1991 को सख्ती से नाफिज करने की अर्जी पर समाअत आज। असदुद्दीन ओवैसी ने दाखिल की थी अर्जी। किसान लीडर डल्लेवाल को तिब्बी इमदाद फराहम करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। आज पंजाब सरकार को पिछली समाअत के हुक्म पर करना होगा अमल। अमेरिका के शहर न्यू और ट्रक ने हुजूम को कुचला, 15 अफराद हलाक, 30 जख्मी। FBI को ट्रक से इस्लामिक स्टेट का झंडा और मिले बहुत सारे हथियार। शिमाली भारत में सर्दी में हुआ इजाफा, मगरिबी समत में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पहाड़ी रियासतों में बर्फबारी का इम्कान, घना कोहरा जारी। पटना में स्कूलों के औकात में होगी तब्दीली। आपको बता दें कि नई दिल्ली में नए साल के मौके पर देही तरक्की की वजारत के मुख्तलिफ कामों का जायजा लेते हुए कल मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले 1 महीने के लिए देही तरक्की की वजारत के काम का हदफ मुकर्रर किया गया है। वजारत के काम के लिए माहाना बुनियादों और उस पर अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे और उन अहदाफ के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इसके अलावा मनरेगा, PMGSY, PM आवास और NRLM, DAY, NRLN, MSAP और तमाम कामों का जायजा लेते हुए देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने महकमे के अफसरान से कहा कि वो अगले 1 महीने के भीतर मुकर्ररा हदफ हासिल करें। देही तरक्की की वजारत ने कहा कि जनवरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 लाख मकानात को मंजूरी देने पर तवज्जो मरकूज करेगी। और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि गुर्बत से पाक गांव वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अज़्म है और वो सरकार की तमाम स्कीमों को नाफिज करते हुए गुर्बत से पाक गांव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी इबादत गाहों के कानून 1991 के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज ओवैसी की अर्जी पर समाअत करेगा। अपनी अर्जी में ओवैसी ने इबादत गाहों के कानून 1991 को सख्ती से नाफिज करने का मुतालबा किया है। दर हकीकत इबादत गाहों का कानून 15 अगस्त 1947 को मौजूदा जगह के मजहबी मकाम को बरकरार रखने की हिमायत करता है। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को अर्जी दाखिल की थी। अपनी अर्जी में उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो मरकजी सरकार को कानून का सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दे। और संभल के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जियाउर रहमान बर्क ने दरख्वास्त में अपने खिलाफ दर्ज FIR मंसूख करने का मुतालबा किया है। रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क पर संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान उनके इश्तियाल अंगेज तकरीर की वजह से तशद्दुद फैलाने का इल्जाम है। ताहम SP के रुकन पार्लियामेंट ने अदालत में दायर अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि इस तशद्दुद से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बता दें कि मकामी अदालत के हुक्म पर 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान तशद्दुद हुआ था। इस दौरान 4 अफराद हलाक जबकि 2 दर्जन अफराद जख्मी हुए।
और सुप्रीम कोर्ट में आज किसान लीडर जगजीत सिंह डलेवाल को अस्पताल में दाखिल करने की हिदायत पर अमल न करने पर पंजाब सरकार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत होगी। डलेवाल 1 माह से ज्यादा अरसे से आमरण अनशन पर हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पंजाब सरकार ने तातीलात की बेंच को मुत्तला किया था कि डलेवाल ने तिब्बी इमदाद पर रजामंदी जाहिर की है क्योंकि मरकज ने उनकी बातचीत की पेशकश को कबूल कर लिया है। अदालत उज़्मा ने 20 दिसंबर के हुक्म की तामील के लिए पंजाब सरकार की मजीद 3 दिन की तौसी की दरख्वास्त का नोटिस लिया था। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बेंच को बताया कि किसानों ने मरकज को बातचीत की तजवीज दे दी है, जिसके बाद डलेवाल को तिब्बी इमदाद मिलेगी। और शिमाली भारत में कोल्ड वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर फैलने से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। हिमाचल प्रदेश के बालाई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी रियासतों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से दरमियानी बर्फबारी का इम्कान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड और सर्द लहर में इजाफे की पेशगोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सर्दी की लहर का इम्कान है। बिहार में सर्दी बढ़ते हुए असर को जहन में रखते हुए पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूलों के काम के औकात में तब्दीली के अहकाम जारी किए हैं। जिले के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही क्लासेस होंगी और इसके अलावा महकमे मौसमियात ने 2 दिन तक घने कोहरे के साथ सर्दी की लहर में इजाफे का अलर्ट जारी किया है। जनूबी भारत के तमिलनाडु में तूफानी हवाओं की वजह से तेज बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। एक सख्त गिर लीडर समेत 11 माओ नवाजों ने कल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के सामने खुद सुपुर्दगी की है। वजीर आला ने कल नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में गुजारा। इन माओ नवाजों में 8 ख्वातीन और 3 मर्द हैं। महाराष्ट्र में उन पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम का ऐलान किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन पर इनाम का ऐलान किया था। इन माओ नवाजों को उनके रहने के लिए 86 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब शिमाली गढ़चिरौली को नक्सलिज्म से आजाद कर दिया गया है और जल्द ही जुनूबी हिस्से को भी इंतहा पसंदी से आजाद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में एक भी नौजवान माओ नवाजों में शामिल नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बताया कि 11 गांवों में नक्सलियों पर पाबंदी आयद की गई है। देवेंद्र फडणवीस ने अहेरी से गिरद्वार तक एक सर्विस भी शुरू की है और इस बस से सफर किया। उन्होंने जिले में ग्रीन माइनिंग प्रोजेक्ट का भी आगाज किया है। महाराष्ट्र में नई सरकार की काबीना की तौसी के बाद आज कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी। खातों की मुंतकली के बाद मुंबई में होने वाली पहली मीटिंग होगी। तमाम वुज़रा को कैबिनेट मीटिंग में शिरकत की हिदायत दे दी गई है। वुज़रा में 1 हफ्ते पहले कलमदान तकसीम किए गए थे, लेकिन बाज वुज़रा ने अभी तक चार्ज नहीं संभाला है और इसलिए इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। ये मीटिंग आज दोपहर 12 बजे वजारत में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में होगी। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत के भी इम्कान है।
साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्जियाती साइंस के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यकीन है कि साल 2025 में आलमी बायोटेक्नोलॉजी इनकलाब में भारत का अहम रोल होगा। ये बात उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कही है। आइए सुनते हैं। मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, डीडी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमरेंद्र जी, धन्यवाद। सर, जिस तरह से अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, तो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और 2024 आपके विभाग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। सर, सबसे पहले अगर ओवरऑल मैं उपलब्धियों की बात करूं तो इस पूरे साल को आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि आपने स्वयं कहा अपने आरंभिक वाक्यों में, गत 10 वर्षों में जिस प्रकार की प्राथमिकता विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स को हासिल हुई है, शायद ऐसे पहले कभी ना थी। और उसका शायद ये भी कारण हो सकता है कि पिछली सरकारों की ये प्राथमिकता में था भी नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक विजन है, दूरंदेशी है, और वो स्वयं भी समझते हैं और अपने देशवासियों को सदा जागरूक भी करवाते रहते हैं कि आने वाले समय में जितनी भी प्रगति, जितनी भी ग्रोथ, जितना भी विकास होगा दुनिया भर में, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित होगा। और चूंकि अब भारत लगभग प्रथम श्रेणी के देशों में आन करके खड़ा हो गया है और जैसे लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत 2047 का, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उस शिखर पटल पर पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि हम भी उन्हीं मान्यताओं का, मापदंडों का और चुनौतियों को उन पर पूरा उतरने का उसी तरह की अपनी रणनीति बनाए जैसे कि अन्य देशों ने। यानी अगर हमारा कंपटीशन ग्लोबल है तो हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल होंगे, बेंचमार्क्स ग्लोबल है तो हमारी स्ट्रेटजी भी ग्लोबल होगी, और स्ट्रेटजी ग्लोबल है तो हमारे पैरामीटर्स भी ग्लोबल होंगे। और उसी सोच को लेकर के अगर आप विशेषकर सन 2024 की बात करें, जो अभी हाल ही में कल ही समाप्त हुआ है, एक तो बड़ा सुखद संयोग था कि 2024 का आगाज जब हुआ तो खबरों में जो सबसे नुमाया, सबसे प्रमुखता से जो खबरें छपी वो विज्ञान को लेकर के थी। उस समय वो अंतरिक्ष का आदित्य हुआ था, जो पहला ऐसा मिशन था जो सूरज की खोज को निकला था, सूरज के रहस्यों की खोज को, और भारत चंद एक उन देशों में था जिन्होंने ये प्रयास किया था। और जब वो ये साल समाप्त होने को आया तो 30 तारीख को भी स्पेसएक्स जो डॉकिंग अनडॉकिंग का मिशन था वो रहा। लेकिन उससे हट करके, क्योंकि उसकी चर्चा तो पिछले 3-4 दिनों में होती रही, हम ये ना भूलें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ करके विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र को उन पिछले बंधनों से मुक्त करके एक खुली फिजा में विकसित होने का अवसर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत जो दुनिया भर की जो चुनौतियां हैं, न सिर्फ उसको सामना कर रहा है बल्कि आज लीड करने की क्षमता में भी पहुंच गया है। सर, 25 और आगे के फ्यूचर में इस क्षेत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, दूसरे देशों की तुलना में हमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि वी आर अमंग द फर्स्ट इनिशिएटर्स। जैसे मैंने कहा, बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी अभी दूसरे देशों ने भी सोचा नहीं, हमने रोल आउट कर दी, हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया मिशन मोड पर। और दूसरा ये भी कि हमारे पास इसका बहुत बड़ा रिसोर्स है, हिमालय भी है, समुद्र तट भी है, और ये सारे बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा जो कुदरती रिसोर्स जो हमें उपलब्ध है, उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए जो सरकार की तरफ से पहल की गई है, तो मुझे लगता है कि हम अगले बाकी देशों की तुलना में एक कदम आगे रहेंगे, उनको बल्कि बहुत सारी बातों में अपनी सीख दे सकेंगे, जैसे कि आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से लगातार 2014 से मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, इस दौर में देश ने कई आमूल परिवर्तन करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। और नया साल भोपाल के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर सामने आया है। अब हम शहर की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 40 साल से पड़े जहरीले कचरे से निजात हासिल करेंगे। जी हां, 337 टन जहरीला कचरा धार जिले के
उसमें ले जाया जाएगा, जहां पर इस कचरे को जड़ से खत्म किया जाएगा। भोपाल के लाखों लोगों को जो गैस के हौलनाक साने का शिकार हुए थे, उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 माह के अंदर जहरीले कचरे को हटाने का हुक्म दिया। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को खतरनाक कचरे से निजात मिल रही है। कचरे को बड़े कंटेनरों के जरिए पीथमपुर भेजकर तल्फ किया जाएगा। कचरे को पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की तामीर। जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से 1 महीने के अंदर भोपाल में वाक़े यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखा जहरीला कचरा हटाने के हुक्म के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत भोपाल की जमीन से यूनियन कार्बाइड का दाग धोने की जानिब आगे बढ़ रही है। 337 टन जहरीले कचरे को 12 कंटेनरों में लोड करके पीथमपुर भेजा जा रहा है। जहरीले कचरे को कंटेनर में रखने से पहले 100 से ज्यादा मुलाजमीन ने एयर प्रूफ बैग में पैक किया। यह पूरा अमल मरकजी व रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के माहिरीन की निगरानी में किया गया। यहाँ लगे मजदूरों को हिफाजत के पेश नजर पीपीआई किट पहनाकर पैकिंग का काम कराया गया है। इनकी शिफ्ट हर एक आधे घंटे में बदली गई। जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है, पहले जितना ये ट्रायल की जो रन की रिपोर्ट आई है उसी तारतम्य में ही उसकी केमिकल कंपोजिशन की भी एनालिसिस की जा चुकी है। वहीं इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा भोपाल से जाने की खबर से भोपाल के लोगों में खुशी है। गैस मुतासिरीन को लगता है कि 40 साल से जो डर उनके दिल में बैठा हुआ था, अब वो उससे बाहर आएंगे। इतना जहरीला कचरा यहाँ से हटाया जा रहा है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं और डंप किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि मैं खुद अब अपनी आंखों से देखा है हमीदिया में। ये बहुत खुशी की बात है, लोगों को बहुत सुकून की बात है कि ये कचरा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ जो कचरा था जो पीथमपुरा जो जा रहा है, यहाँ से जो हमें दहशत बनी रहती थी, हमारा डर जो बना रहता था, वो डर हमेशा के लिए खत्म होगा। ख्याल रहे कि पीथमपुर में राम की कंपनी ने जहरीला कचरा रखने के लिए अलग से महफूज लैंडफिल साइट बनाई है। यहाँ पर 337 टन कचरे को बैग में रखा जाएगा। कंपनी कचरा जलाने से पहले भी इसका टेस्ट कराएगी। अगर माहौलियात के ताल्लुक से भी जांच रिपोर्ट मुस्बत रही तो इसको जल्द से जल्द जलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसे जलाकर खत्म करने में 3 से 9 महीने का वक्त लगने का दावा किया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी ने भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को प्रभावित किया है। भोपाल से अब ये कचरा जब पीथमपुर जा रहा है तो भोपाल के लोगों ने तो राहत की सांस ली है। इस कचरे से अब किसी को नुकसान नहीं होगा और इसके निष्पादन में भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। कैमरामैन गौरव मिरगुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और यौम जमहूरिया परेड और बीटिंग रिट्रीट तकरीब के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो रही है। वजारत दिफा ने कहा है कि असली तस्वीर शिनाख्ती कार्ड दिखाकर सेना भवन, शास्त्री भवन और जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से टिकट खरीदे जा सकते हैं। टिकट बराह रास्त वेबसाइट से भी खरीदे जा सकते हैं और मोबाइल ऐप के जरिए भी आप टिकट खरीद सकते हैं। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया परेड के लिए टिकट की कीमत 20 से 100 रुपए और बीटिंग रिट्रीट के लिए 20 रुपए के दरमियान होगी। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुध को गुवाहाटी में बुनियादी ढांचे के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, जिनमें चिड़ियाघर के साथ बोटानिकल गार्डन का जदीद कारी और ज्योति चित्रबन में 1000 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक जदीद तरीन ऑडिटोरियम की तामील शामिल है। 362 करोड़ रुपए और 54 करोड़ रुपए की लागत के साथ इन प्रोजेक्टों का मकसद जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और सकाफती तरक्की के मरकज के तौर पर गुवाहाटी की साख को बढ़ाना है।
वजीर आला ने गुवाहाटी में 56 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने खानपारा में एक नए तामीरशुदा इंटरस्टेट बस टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया इस टर्मिनल के बालाई आसाम के लोगों को इससे खास तौर पर फायदा मिलेगा। और अब बैनुल-अक़वामी खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका में नए साल के दिन न्यू ऑरलिन्स में एक कैनाल और बार्बर स्ट्रीट पर एक ड्राइवर ने लोगों को ट्रक से कुचल दिया। वाकये में 15 अफराद हलाक हो गए और 30 जख्मी हो गए। FBI ने कहा है कि हमले के बाद पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में ड्राइवर मारा गया। FBI को ट्रक में इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार भी मिले। इसके अलावा न्यू ऑरलिन्स में होने वाले इस हमले में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो भी पूरी अमेरिकी अवाम के साथ सोगवार है। अमेरिका का शहर न्यू ऑरलिन्स में दहशतगर्दाना हमले के बाद ट्रंप के होटल में धमाके ने हलचल मचा दी है। पुलिस के मुताबिक बुध को लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर के साइबर ट्रक में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 7 जख्मी हो गए। ये ट्रक एलन मस्क की कंपनी का है, जिसे ट्रंप ने अपनी हुकूमत में एक अहम ओहदे के लिए नामजद किया है। वीडियो फुटेज में यह दिखाया गया है कि होटल के दाखिली दरवाजे पर खड़ा स्टेनलेस स्टील का एक ट्रक अचानक शोलों की लपेट में आ गया है और इसके बाद छोटे छोटे कई धमाके हुए जो कि आतिशबाजी की तरह दिखाई दे रहे थे। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों ने पूरे इलाके को खाली कराकर ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया और इस वाकये के बाद टेस्ला के सरबराह एलन मस्क ने अपने पोस्ट में कहा कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और बांग्लादेश के चटगांव की अदालत आज चिन्मय कृष्णदास की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर सकती है। 20 वकला की टीम चटगांव की अदालत में चिन्मय कृष्णदास की जमानत के लिए पैरवी करेगी और 3 दिसंबर 2024 को हुई आखिरी समाअत में चिन्मय की नुमाइंदगी के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था। कबल अजी अदालत ने जमानत पर जल्द समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। और अब खेल की खबरें। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच आज से बुलावायो में शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हुआ था। पहले मैच में दोनों टीमों की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का 5वां मैच कल से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में इस वक्त 2-1 की बढ़तरी हासिल है। भारत के पास सिडनी टेस्ट जीतकर सीरीज ड्रॉ करने का मौका है। और अब देखिए मौसम का हाल।